आइए, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इंग्लिश से एमए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, इंटरमीडिएट स्तर तक 11th प्लस 12th के स्तर तक जो है मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। अभी आज की मेरी पहली वीडियो कक्षा 10 के फिजिक्स के पहले को इस अवतल दर्पण पर प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 2 किरणें दर्पण पर भेजनी होगी। तो O डैश, वस्तु O डैश के O डैश सिरे से मुख्य अक्ष PC के समांतर या OP के समांतर एक किरण मैंने खींची OA। OA किरण जो कि दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती है। तो आप लोग जानते हैं ये नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। उसके बाद दूसरी किरण O डैश से वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पर वापस चली आती है। इसके पीछे एक कारण है कि जब ये जो किरण है, जिसको आप OC कह सकते हैं, O डैश C और B तक, ये जो किरण है ये दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और इसी मार्ग पर वापस जाने के कारण ये दोनों एक दूसरे दर्पण पर अभिलंबवत होती है, जिसके कारण इन दोनों किरणों के बीच में आपतित किरण और इसकी परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण शून्य होने के कारण वह अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु से हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया I डैश I डैश O डैश का प्रतिबिंब है और I जो है ये बिंदु O का प्रतिबिंब है। इस प्रकार पूरे वस्तु का प्रतिबिंब O डैश का प्रतिबिंब हो गया I डैश। अब हम देखते हैं जो ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में जो चिन्ह की परिपाटी है कि x अक्ष पर जो धनात्मक दिशा है और जो y अक्ष की धनात्मक दिशा है, वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू करते हैं जो उनकी ऋणात्मक दिशाएं हैं। तो यहाँ पर भी वही देखते हैं। तो हम दर्पण के ध्रुव P को जो है मूल बिंदु मान लेते हैं और ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो इधर का भाग धनात्मक भुज और इधर का भाग, ऊपर का भाग धनात्मक भुज, नीचे का भाग ऋणात्मक भुज और इधर का भाग भी ऋणात्मक भुज हो गया। तो अर्थात कहने का मतलब अवतल दर्पण के लिए इस पोर्शन पर, दर्पण के आगे के पोर्शन पर जिधर से प्रकाश जा रहा है, इधर की सारी चीजें
ऋणात्मक होंगी। आइए देखते हैं। माना कि वस्तु O डैश की दर्पण के ध्रुव P से दूरी, P से लेकर O तक की दूरी PO, जिसको हम U से दिखाते हैं, क्योंकि ये आगे है तो इसलिए -U। प्रतिबिंब I डैश की दर्पण के ध्रुव P से दूरी, प्रतिबिंब I डैश की दर्पण P से दूरी PI जो है, ये भी चूंकि दर्पण के आगे है, ऋणात्मक भुज पर है, इसलिए PI जो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसे V से शो करते हैं, तो ये माइनस में होगी, -V। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है बच्चों, वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल r से दिखाते हैं या कैपिटल R से शो करते हैं। बेटा चूंकि यह भी आगे है, ऋणात्मक भुज पर है, तो इसे भी PC का मान होगा -R। फिर दर्पण की फोकस दूरी, आप जानते हैं कि दर्पण के फोकस से और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी जो PF है, ये फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को स्मॉल f से शो करते हैं, और ये भी ऋणात्मक भुज पर होने के कारण, ऋणात्मक अक्ष पर होने के कारण जो है PF का मान -F से शो करेंगे इसे। अब आते हैं त्रिभुज OO'C तथा त्रिभुज II'C में। अब देखिए ध्यान से, OO'C तथा त्रिभुज II'C में ये वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत खड़ी है, तो ये कोण हो गया 90 अंश का, और यहाँ प्रतिबिंब भी अभिलंबवत बन रहा है, बिल्कुल उल्टा बन रहा है, लेकिन है बिल्कुल सीधा लंब बना रहा है, तो यहाँ भी हो गया 90 अंश। तो ये दोनों कोण बेटा हो गए 90 अंश। कोण O'OC बराबर कोण I'IC प्रत्येक 90 अंश के हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ये जो है, ये किरण और ये मुख्य अक्ष दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अर्थात हो गया कोण OCO डैश बराबर कोण हो गया ICI डैश, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपने सॉरी कक्षा 9 में आपने प्रमेय में पढ़ा है इस बात को। अब आइए देखते हैं कोण कोण समरूपता से। हम जानते हैं एक त्रिभुज का अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के अगर अलग अलग बराबर हो गया है, तो तीसरा कोण जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 में से इन दोनों को जोड़कर जब घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, और चूंकि ये दोनों इसके और इसके बराबर है, तो 180 में से जब इन दोनों को घटाएंगे तो जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। इसलिए कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। क्यों समरूप हो गए? क्योंकि दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो गए, और समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बराबर अनुपात में होती है। इसलिए OO डैश बटा II डैश, OO डैश बटा II डैश बराबर CO या OC बटा IO, CO बटा CI, सॉरी IO नहीं, फिर से देख लीजिए, OO डैश बटा II डैश, OO डैश बटा II डैश बराबर CO बटा CI। ठीक, तीसरी भी भुजा होगी समानुपाती, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जितने की आवश्यकता उतने को लिखिए। समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ANF, अब ध्यान दीजिए, यहां से इस पर एक लंब यानी दर्पण का द्वारक खींच देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं ANF। इस त्रिभुज ANF, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, आप सभी ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज ANF, इस त्रिभुज ANF को देखिए, और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये
आई डैश और एफ को देखिए, इसको देखिए, यहां पर भी वही कंडीशन बन रही है, ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये 90 अंश का लंब पड़ रहा है, ये 90 अंश का है और यहाँ प्रतिबिंब इधर भी है तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है। फिर अब देख लीजिए त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश आई एफ में हम देखते हैं, आई डैश आई एफ में हम देखते हैं कि कोण ए एन एफ बराबर कोण आई डैश आई एफ बराबर प्रत्येक 90 अंश का है। फिर कोण ए एफ एन बराबर कोण आई डैश एफ आई, ये कोण और ये कोण, ये दोनों बेटा शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो आई डैश एफ आई इक्वल टू हो जाएगा ए एफ एन या एन एफ ए। तो यहां पर आपने देखा कोण ए एफ एन बराबर कोण आई डैश एफ आई, ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर उसी तरीके से कोण कोण समरूपता से अगर एक त्रिभुज का दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के अलग अलग बराबर हो गया तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समानकोणिक हो गए और समानकोणिक त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब आप यहां पर फिर पुनः देख लेंगे त्रिभुज ए एन एफ समरूप है त्रिभुज आई डैश आई एफ के, तो यहां पर ए एन बटा आई डैश आई, देखो ए एन बटा आई डैश या आई डैश आई इक्वल टू एन एफ बटा आई एफ या एफ आई, एन एफ बटा एफ आई। ठीक, क्यों, तीसरा भी होगा लेकिन तीसरे की जरूरत हमें नहीं है। ए एन बटा आई डैश एन एफ बटा एफ आई, इसी की जरूरत है। ये भी होगा ए एफ बटा एफ आई डैश, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए परंतु ए एन बराबर ओ डैश, देखो आप सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा, ये जो ए एन है ये वाला ए एन ये ओ डैश के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये देखो बेटा ये एक आयत बन रहा है, ये एक आयत बन रहा है और आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ओ डैश बराबर हो जाएगा ए एन। तो हम क्या करेंगे, इस ए एन के स्थान पर रख देंगे ओ डैश, तो ए एन के स्थान पर रख देंगे ओ डैश, तो लिखेंगे ओ डैश बटा आई डैश बराबर एन एफ बटा एफ आई, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। दोनों का बायां पक्ष देखिए ओ डैश बटा आई डैश, ओ डैश बटा आई डैश, ये बायां पक्ष बेटा जब आपस में बराबर है तो दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए CO बटा सी आई बराबर एन एफ बटा एफ आई, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। चूंकि अवतल दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता है, चूंकि हमारा अवतल दर्पण जो है ये बहुत ही छोटा भाग लिया गया है तो इसका द्वारक बहुत ही छोटा होगा, यानी जो द्वारक ए एन है ये बहुत ही छोटा होगा। तो चूंकि आगे आके इस पर मिलेगा दर्पण से, तो चूंकि ये द्वारक है और ये बहुत ही छोटा होगा तो धीरे धीरे चूंकि दर्पण को जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे द्वारक छोटा होता जाएगा, एन पी की तरफ खिसकता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एन और पी ये दोनों संपाती हो जाएंगे, यानी जो ए एन रेखा होगी वो ए पी रेखा हो जाएगी और बिंदु एन बिंदु पी के संपाती हो जाएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे, एन एफ जो है, जो ये एन एफ है, एन एफ जो दूरी है जब एन पी के संपाती हो जाएगा तो ये दूरी एन एफ के स्थान पर क्या हो जाएगी, पी एफ, क्या हो जाएगी, पी एफ। अब देखिए एन एफ बराबर पी एफ, ये लगभग आपस में बराबर हो गए। अब समीकरण 3 में जो बेटा आप लोग समीकरण 3 है CO बटा सी आई डैश बराबर एन एफ बटा एफ आई, इसमें एन एफ के स्थान पर हम पी एफ रख देंगे, तो एन एफ के स्थान पर हम पी एफ रख दिए तो हो जाएगा CO बटा सी आई बराबर पी एफ बटा एफ आई। हो गया यहां तक? अब देखिए CO को आप लिख क्या सकते हैं, CO कहाँ है, ध्यान दीजिए सभी लोग, इस चित्र पर ध्यान दें। CO यहाँ है, CO को और सबको दर्पण के ध्रुव से लेंगे, सबको दर्पण के ध्रुव से मापेंगे तो CO को लिख सकते हैं इस बड़ी रेखा में से
अगर इतना भाग घटा दिया जाए तो CO आ जाएगा, अर्थात PO माइनस PC। तो CO को लिख सकते हैं PO माइनस PC बटा CI। CI कहाँ है बेटा? यहाँ है। कहाँ से लेना है? दर्पण के ध्रुव से। अब इस रेखा, पूरी रेखा में से अगर इतना घटा दिया जाए तो CI आ जाएगा, अर्थात PC माइनस PI। तो PC माइनस PI लिख दिए, बराबर PF क्या है? PF ये फोकस दूरी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बटा FI को क्या लिख सकते हैं? FI। FI देख रहे हैं ना आप सभी लोग, ध्यान दीजिए, FI। अब FI को लिख सकते हैं तो दर्पण के ध्रुव से मापना है यहां से, तो VI यानी पूरी दूरी में से अगर ये दूरी बेटा घटा दें तो ये FI आ जाएगा, अर्थात FI के स्थान पे हम लिख सकते हैं PI माइनस PF। PI माइनस PF। अब अभी हमने आपको बताया यहां पर शुरुआत में ही कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सभी चीजें ऋणात्मक होती हैं। तो अब सबका मान आप मान और चिन्ह सहित, संकेत और चिन्ह सहित रखिए, सबका मान रख दीजिए। PO क्या है भैया? ये वस्तु है, तो माइनस U माइनस PC वक्रता त्रिज्या है, चूंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, याद रखिए, वक्रता त्रिज्या माने R या फोकस दूरी की दुगनी होती है, R इक्वल टू 2F। अब चूंकि आगे है, दर्पण के आगे अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगा, इसलिए PC जो वक्रता त्रिज्या है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो PC है, ये R है, और R का मान क्या होता है बेटा? 2F होता है, चूंकि दर्पण के आगे है इसलिए माइनस 2F, इसलिए हमने रख दिया माइनस 2F, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर नीचे PC, फिर वही चीज है, माइनस 2F माइनस PI। PI क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसे माइनस V से रख देंगे, तो हो गया माइनस 2F माइनस PI की वैल्यू हो गई माइनस V इक्वल टू PF क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, इसे माइनस F से, अपॉन PI क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसे माइनस V से, माइनस PF फिर वही फोकस दूरी माइनस F से। अब क्या करते हैं? अब माइनस U माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणा माइनस कर देते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस 2F माइनस U माइनस गुणा माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2F बटा माइनस 2F माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस V हो जाएगा, इक्वल टू माइनस F बटा माइनस V माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, प्लस F हो गया, तो माइनस V प्लस F हो गया। उसके बाद जहां दो पद है उनको हमने ब्रैकेट में ले लिया है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब देखिए, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहला पद है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, V गुणे U तो UV, फिर माइनस गुणे प्लस माइनस हो गया 2F इंटू V तो 2FV, फिर अब प्लस F का गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस F इंटू U UF, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया F इंटू 2F तो प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका इसमें गुणा होगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो पहला पद है बेटा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, F इंटू 2F स्क्वायर हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस F इंटू V तो माइनस FV हो गया। अब देखिए, बराबर के इधर उधर अगर समान चिन्ह वाली राशियां, समान चिन्ह वाली समान राशियां होती हैं तो वो कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो ये समान चिन्ह प्लस है, ये प्लस है, और ये 2F स्क्वायर है, 2F स्क्वायर कट गया। क्यों? क्योंकि जब इसको प्लस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2F स्क्वायर, और प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा? 0, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया है। अब देखिए, UV को यहाँ रखते हैं इस साइड, बाकी UV को इधर रखकर बाकी इन दोनों पद जो बचे हुए हैं इनको बराबर के उधर ले जाते हैं, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है दोनों तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 2FV बराबर के उधर गया तो हो गया प्लस 2FV, पहला पद है इसलिए प्लस नहीं लिखे हैं, माइनस यहाँ पर पहले से है माइनस FV, और माइनस UF इधर गया है तो प्लस UF हो गया है। अब देखिए UV इक्वल टू, अब ये दोनों पद जो है बेटा, ये दोनों पद ये सजाती पद है,
तो 2FV में से एक FV घटा है तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में आएगा एक FV, तो एक नहीं लिखते हैं FV और इधर है प्लस UF। अब आ गया UV इक्वल टू FV प्लस UF। अब करते क्या है, चूंकि हमको लाना 1/F, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में UVF से भाग दे देते हैं। ठीक, भाग दे दीजिए, UV बटा UVF, U से U कट गया, V से V कट गया, यहाँ पर 1 हो गया तो 1/F हो गया। FV बटा UVF, F से F कट गया, V से V कट गया, 1/U बचा, प्लस UF बटा UVF, F से F कट गया, U से U कट गया बेटा, यहाँ पे बचा 1/V। तो हमारा फार्मूला आ गया अवतल दर्पण के लिए 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, या इसी को सही क्रम में लिख दीजिए, V चूंकि दोनों प्लस है किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही अवतल दर्पण के लिए जो है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इस सूत्र का निगमन है जो अभी अभी सिद्ध हुआ। और लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अपने एडवाइस को जो है कमेंट के माध्यम से हमारे पास जरूर भेजें, ताकि मैं अपनी टीचिंग मेथड में और सुधार लाऊं। और ये भी बताइए ये बात आपको समझ में आई या न आई। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।